हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज इस सेशन में अपन फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हम इसका देखेंगे। हमने प्रीवियस सेशन में फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की बहुत छोटे छोटे फंडामेंटल अपन ने क्वेश्चंस देखे थे। अब लेकिन मैंने इसको सेपरेट रिकॉर्डिंग इसलिए रखा हुआ है कि बहुत बार स्टूडेंट को नॉर्मल फाइनल अकाउंट तो काफी कुछ कंफर्टेबल रहता भी है, जबकि हमने जब प्रीवियस सेशन लिया तो उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि आपको याद नहीं थे, जो काम आने वाले थे अभी। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है वो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का जो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे आए हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन में आए हैं। तो दोनों को साथ में कैसे अपन को मर्ज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर से आराम से बैठ जाओ, जो जो बोल रहा हूं वो सुनते जाओ। सारे कंसेप्ट अपन कंप्लीट हो जाएंगे और कोशिश करेंगे एक सम भी कंप्लीट कर लेंगे एटलीस्ट। सो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में क्या डिफरेंस आ रहा है? एक ट्रेडिंग एंटिटीज में क्या होता है, परचेज एंड सेल के अलावा कोई भी अदर एक्टिविटीज नहीं होती है। सीधे फिनिश गुड्स खरीदा जाता है कम रेट में और हायर रेट में वही फिनिश गुड्स को कम क्वांटिटी में सेल कर दिया जाता है। दैट इज बी कंसिडर्ड अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के पहले हमको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जो मैन्युफैक्चरर है वो भी ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ट्रेड करने से पहले उस प्रोडक्ट को वो क्या कर रहा है, खरीद नहीं रहा है बल्क क्वांटिटी में, वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई भी गुड्स को क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। फैक्ट्री लगेगी, वेजेस लगेगा, उसके ऊपर के कुछ और रॉयल्टी एंड एक्सपेंसेस लगेंगे, पेटेंट कॉपीराइट के रिगार्डिंग जो भी पेमेंट करना होगा वो सब चीजें लगने वाली है। ये सब कुछ चीजें हैं, जो इंश्योरेंस लगेगा, ये सब चीजें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की ये सारे एक्सपेंसेस हैं। ओके, तो एक और पॉइंट आता है, ओवरव्यू मैं दे रहा हूं। जब अपन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 31 मार्च को तो ऐसा नहीं होगा, एक काम करो मशीन बंद करते हैं, 31 मार्च आ गई है, कोई भी WIP नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, एक और अमाउंट आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी रहेगा एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी रहेगा। लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में सिर्फ एक ही आइटम देखेगा आपको, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो देखेंगे लॉजिक क्या है उसके पीछे। लेट्स बिगिन विद दिस। ये पार्ट रहता है फाइनल अकाउंट का, कोई अलग से आके जबरदस्ती चिपकाया नहीं गया, आपने अभी तक इसको 11th 12th में नहीं पढ़ा था, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए न्यू। तो आपको इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। और एक और कंसेप्ट जो अपन ने नॉर्मल फाइनल अकाउंट से पढ़ा था वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसका कंसेप्ट यहाँ बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और दूसरा एक होने वाला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग से आता है हमारा। ध्यान आ रहा है? ये कुछ कंसेप्ट जो प्रीवियस थे वही यहाँ पास यूज होने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में टू डिटरमाइन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, जो भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर फिनिश गुड्स आएंगे उसको अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आ रहा है क्या? जो परचेज की जगह रहा वो क्या कौन ले लेगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फिनिश गुड्स ले लेगा। तो कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ये सब एसेस करने के लिए अपन क्या बनाते हैं सेपरेटली, कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारी एफिशिएंसी अच्छी है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या बना लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जनरली ये कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, पहले एक चीज और बता दे रहा हूं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग किसी का भी अकाउंट देख के ये समझ लेगा कि उसकी कॉस्ट और ये सब कितना है, तो वो क्या करेगा, वो कॉम्पिटिटर उस रेट में उसको मार्केट से हटाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बना सकता है। ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट विल बी द पब्लिक डॉक्यूमेंट बट नॉट द मैन्युफैक्चरिंग, या जैसे इसको बोल सकते हैं कॉस्ट शीट, दिस इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट शो करता है ग्रॉस प्रॉफिट, वाइल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स क्या शो करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और विच इंक्लूड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डील्स विद किससे करने वाला है, रॉ मटेरियल और WIP, और ट्रेडिंग अकाउंट किससे डील करता है, सिर्फ फिनिश गुड्स से। ध्यान रहेगा, ये बेसिक बेसिक छोटी चीजें हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सर्व क्या करता है, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या मालूम पड़ता है, कितने कॉस्ट में हमारा फिनिश गुड्स प्रिपेयर हो रहा है। दूसरा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड द फैक्ट्री कॉस्ट एंड कंपैरिजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस फ्रॉम ईयर टू ईयर, कैसे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। थ्योरेटिकल है, इसका कोई लेना देना आपके जीवन से नहीं है। ओके, डिस्क्लोज करता है, इट ऑल्सो डिस्क्लोज द प्रॉफिट और लॉस ऑन मैन्युफैक्चर। क्या होता है कि जिस चीज की आप ट्रेडिंग कर रहे हो वही चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट फॉर एग्जांपल इस माउस को लग रहा है 200 रुपीज, यदि होलसेल में आप चाइना से मंगा लो तो ये आता है 150 रुपीज में। मैन्युफैक्चर कितने में कर रहे हो,
₹200 में। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या बोल रहा है, क्या कैलकुलेशंस बोलते हैं? चाइना से मंगा के बेच देंगे। ट्रेडिंग तो कॉमन ही है। तो हम क्या चेक करते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो हम क्या इसी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को क्या मार्केट में इससे कम में मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, मार्केट से बाय कर लेंगे, और उससे कम में हम बना सकते हैं तो हम क्या करेंगे, खुद भी मैन्युफैक्चर करेंगे। सो सबसे फर्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो क्या एक आपको इसको क्या लिखा है छोड़ दो, क्या क्या आएगा सबसे पहले, रॉ मटेरियल कितना आएगा, उसमें डायरेक्ट वेजेस लेबर लगेगी वो आएगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और भी जो लगेंगे जैसे फैक्ट्री के शेड वगैरह रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो आएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएंगी, उसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब ये इनडायरेक्ट कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक ही फैक्ट्री बिल्डिंग में भी कुछ ऑफिस का पार्ट है और कुछ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। तो ऑफिस बिल्डिंग का रेंट है 1,00,000 रुपीज, लेकिन 60% पार्ट किसके लिए यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 40% पार्ट किसके लिए यूज कर रहे हैं, ऑफिस वर्क के लिए। तो 60% ऑफ 1,00,000 विल बिकम व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। क्या समझ में आ रही है कुछ चीजें? हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड मतलब ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस का कुछ पार्ट हम यहाँ चार्ज करेंगे। ओके, ये आता है आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब ये रॉ मटेरियल जो कंज्यूम बहुत धीमे से लिख दिया है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अभी मैंने बताया स्टेशनरी कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग और माइनस परचेस रिटर्न। तो वो सब आ जाएगा, ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल माइनस परचेस रिटर्न से हमारा क्या निकल जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो जो मैंने अभी वर्ड बोला था कि क्लोजिंग रॉ मटेरियल आपका नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम जब परचेज लिखेंगे या मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे मटेरियल परचेज, हम क्या लिखेंगे, मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम के अंदर सब कुछ आ जाएगा, क्या क्या, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो इसलिए हमको क्रेडिट साइड में यहां पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल नहीं आएगा, सिर्फ क्या आने वाला है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए यहां पास ओपनिंग रॉ मटेरियल नहीं आएगा, यहां पास क्या आने वाला है, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। इसमें ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग और ये फाइनल फिगर आएगा। समझ में आ रही है बातें कुछ कुछ? और यदि आपको मजा नहीं आ रहा है तो अपन को मस्ती चढ़ी है, एक काम करो, ओपनिंग भी लिखो, यहाँ परचेज भी लिखो, और यहाँ क्या लिख दो, क्लोजिंग लिख दो, खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर विल रिमेन सेम। जो निगेटिव फिगर है वो क्रेडिट साइड ले लेना बस, दैट्स इट, पॉजिटिव फिगर करके। अब बात आती है सर कि ठीक है सर, ये तो हो गया फिनिश गुड्स के लिए, जो रॉ मटेरियल के लिए, अभी कुछ प्रोडक्ट्स रह जाएंगे, तो रिमेनिंग अनफिनिश्ड गुड्स एट द बिगिनिंग वो क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ सच अनफिनिश्ड गुड्स विल मार्क्ड एज डब्ल्यूआईपी। स्टार्टिंग में अपन क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, और लास्ट में क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। कोई कंफ्यूजन? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वही चीज सब कुछ लिखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में अंदर आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम किसको बोलेंगे, जो डायरेक्टली अटैच टू द प्रोडक्ट रहेगा। अब उसमें क्या क्या आ जाती है, रॉयल्टी हो गया, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो गए, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, दिस विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर जाके घुस जाता है या कि उसका पार्ट एक मेजर पकड़ता है जिसके कारण ये सब चल रहा है, उसमें कैलकुलेशन दिया हुआ है, सिंपल सा है। अब बात कर रहे हैं ओवरहेड के लिए, इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग। देखो, वेजेस पर यूनिट निकाल देगा, फैक्ट्री ओवरहेड, रॉयल्टी, हायर चार्जेस, ये सब जो पर यूनिट और डायरेक्टली दिया होगा ना, तो आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगा। इन सबको बोल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सिंपल सा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से सबसे पहले डर निकाल दो, जितने भी एक्सपेंसेस धप्पा बोल के अपन को क्या लिख देना है, कहाँ, डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में कुछ आता ही नहीं है। क्रेडिट साइड में दो चीज आती है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, एक आता है बाय प्रोडक्ट, जो भी बाय प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उसको बेचने से जो पैसा आ रहा है अपन उसको क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कम करना है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको क्रेडिट साइड लिख देते हैं। लास्ट उसके नीचे आ जाता है डब्ल्यूआईपी, और लास्ट में आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पार्ट है कि ओवरहेड में आप पूरा एक्सपेंसेस ना ले ले, उसके लिए थोड़ी सी चीजें समझनी है। कौन सा एक्सपेंस, एक डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया है, बचता क्या है, सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है क्या?
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। पहली बात तो एक चीज क्लियर है ना, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसके अंदर क्या आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ भी टूल्स वगैरह स्मॉल मेंटेनेंस वर्क के लिए जो गुड्स यूज हो जाते हैं उसी को बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट मटेरियल। ये क्या मैन्युफैक्चरिंग के माउस के प्लास्टिक और इक्विपमेंट के अंदर है क्या, नहीं। मशीन की ऑयलिंग या कुछ टूल्स या नट बोल्ट ये सब उसको बोलते हैं क्या अपन, मशीन के, इसके नट बोल्ट नहीं, वो रॉ मटेरियल बन जाएगा मशीन के। तो वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है इसको माउस को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इनडायरेक्ट वेजेस कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक टू द यूनिट प्रोड्यूस्ड। ये क्या है, वेजेस फॉर मेंटेनेंस वर्क। वो घूमता रहता है, कुछ भी दिख रहा है उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया तो कौन से प्रोडक्ट में कितना लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये मेंटेनेंस वर्क किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो आ जाएगा होल्डिंग पे। होल्डिंग पे एक बहुत ही नेचुरल है लेकिन आएगा नहीं आपके एग्जाम में। मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को होल्ड में रखने के लिए भी एक पे किया जाता है। कब कब रखा जाता है, सबसे पहले तो स्टॉक ऑडिट जब होता है तब रखवाया जाता है, ठीक है, कुछ लोग ने जब अपन ने डिस्कस किया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब वहां नहीं जाएंगे वापस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कौन से, ये मटेरियल का हो गया, वेजेस का हो गया, तीसरा एक्सपेंसेस का हो गया। अब इसमें क्या हो गया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था किस चीज का, इंश्योरेंस, फैक्ट्री शेड है, अब उसमें से कुछ पार्ट ऑफिस है, कुछ पार्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के लिए, उसका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री शेड। तो ये जो इंश्योरेंस है, ट्रेनिंग एक्सपेंस, ये सब क्या हो गया आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। समझ में आ रहा है क्या, इनडायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के देखो, ये तो पूरा का पूरा लेमन लैंग्वेज में लिखा रहेगा क्वेश्चन, आपको वो इंग्लिश पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा एक्सपेंसेस है। आपने ऊपर नीचे कुछ लिख दिया तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी जाने वाले नहीं है। आप बोलो नहीं सर ऊपर डायरेक्ट लिख दिया, नीचे इनडायरेक्ट, ऊपर इनडायरेक्ट, नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बना कुछ रहे थे बन कुछ और भी गया साथ में तो भाई या तो तुम लोग कुछ भी, तो जैसे बटर मिल्क हो गया, आप बना क्या रहे थे उसमें, डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे थे, बटर या चीज, तो आपके साथ में क्या निकल के आ गया, बटर मिल्क। अब वो तो पूरा का वेस्ट था, तब भी आपने उसको क्या कर दिया, टेस्ट वगैरह ऐड करके मीट जीरा एंड ऑल पैक करके बेच दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट। जो आपका देश का नमक है, टाटा नमक, दैट इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ टाटा केमिकल्स। ओके, मोलासेस, ये क्या होता है, ये तो बहुत ही गंदी चीज होती है जिसको अपन देश का सबसे फेमस और वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है हमारे देश का ओल्ड मॉन्क। ओके, अब क्या होता है मेरे को पता नहीं, रम होती है, क्या होता है पता नहीं है, लेकिन जो भी रहता है ओल्ड मॉन्क एक अल्कोहलिक ड्रिंक है। वो कैसे बनता है, शुगर जब मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोसेस होता है मील में, जो उसमें से काला काला जो गंदा वो बबल वगैरह बन के एकदम सड़ा हुआ निकलता है ना, वो जाके वो और सड़ाते हैं उसको, और केमिकल डाल के सड़ने देते हैं, और उसी को फिर, जैसे आपने गुड़, क्या बोलते हो आप, गुड़ गुड़, तो वो भी कैसे बनता है, बहुत गंदे तरीके से बनता है। अभी आजकल मशीन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ गई इसलिए बहुत अच्छे से बनाने लगे हैं, ठीक है। वो भी कैसे बनता था, बहुत ही गंदे तरीके से बनता है। आता आपको फ्रेश फ्रेश है तो आपको लगता है बहुत बढ़िया बन रहा है, ब्रेड इसी तरह बनता है, ठीक है। तो इसी तरह उसको एकदम सड़ा सड़ा के ना और सड़ाया जाता है केमिकल वगैरह डाल के, उसी को फिर बाद में क्या करते हैं, मेल्ट करके फिर से और थोड़ा प्रोसेस करके पैक करके बेचा जाता है, नेम एज ओल्ड मॉन्क। बहुत सस्ती भी रहती है, ऐसे सुना है मैंने। सो उस उस ये कहां से बन रहा है वो तो आप भूल ही गए, मोलासेस से। ओके, वही चीज है जो शुगर को प्रोसेस करने के टाइम पे जनरेट होता है। तो ये इनको बेचने से, अब ये क्या है, ऐसा शुगर का काम बंद करके टाटा की तरह सब नहीं होते ना, सब चालू कर लूं, हाँ उनको चल जाता है। टाटा केमिकल से वो निकल रहा था उनको जो, तो उसमें उन्होंने सॉल्ट में कन्वर्ट किया, तो उन्होंने खुद ही टाटा सॉल्ट निकाला। लेकिन ये क्या करते हैं जनरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। संभालो अपने आप को वहां से। ओके, सो ये जो पैसे जनरेट होंगे इस रॉ मटेरियल को या वेस्ट को सेल करने से, ओके, वो पैसे से हम क्या करेंगे, उसको अपन उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के, ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ लिख रहे हैं हम, डेबिट साइड में, जो भी उससे पैसे गलती से जनरेट हो गए वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लिखना भी क्या है, बाय बाय प्रोडक्ट। ओके, हाँ लेकिन आप इसका बिजनेस कर रहे होते तो आप क्या करोगे, जैसे टाटा कंपनी क्या करेगी, वो बाय प्रोडक्ट नहीं लिखेगी, दो टाइप की ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी वो। एक क्या करेगी, टाटा केमिकल में चली जाएगी और एक टाटा सॉल्ट के लिए जहां चल रहा होगा वहां चला जाएगा, तो वहां बाय प्रोडक्ट को लिखेंगे ही नहीं। बाय प्रोडक्ट कौन लोग लिख रहे हैं,
जब मैं ऐसे फॉर एग्जांपल मेरा काम है बेंचेस बनाना, बेंच बना रहा हूँ और साइड में जो भी मेटल कट रहा है या कि वुडन कट रहा है, लैमिनेट कट रहे हैं, उसको अपन किसी को आया सर मैं इसको 100 रुपीज केजी में लेके जाऊंगा, समझ में आ रहा है, वो वेस्ट को जो लेके जा रहा है और जो पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं वो बाय प्रोडक्ट, या कि वेस्ट से जो पैसा जनरेट होता है या इवन स्क्रैप से जो जनरेट होता है, रॉ मटेरियल के वेस्टेज से जो जनरेट होता है वो अपन कहाँ लिख लेंगे, अपन डेबिट साइड में। सिर्फ बाय प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, जो भी पैसा मैन्युफैक्चरिंग के वेस्ट से जनरेट हो रहा है बेचने से, हम उन सबको कहाँ लिख लेंगे, अपने क्रेडिट साइड में। समझ में आ रही बातें, दिख रहा है, बाय बाय प्रोडक्ट खत्म करना है। अब ये देखो, इसके ऊपर जाना नहीं है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या आएगा जो यहां पास इसने मिस किया है, जो ये मैंने एरो भी करके लिखा, टू ओपनिंग WIP, सबसे फर्स्ट आइटम आएगा। फिर आएगा टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, माइनस परचेस रिटर्न होगा तो माइनस परचेस रिटर्न भी कर दोगे आप। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्राइम कॉस्ट वगैरह ध्यान रखने की जरूरत नहीं, कुछ है कि आपको आपने देखा ही नहीं कुछ। हाँ, फिर फैक्ट्री ओवरहेड में भी आपको ऐसा नहीं है डायरेक्टली, आप डायरेक्टली जितने भी है वो डायरेक्ट लिख देना, एक्सपेंस लिखना नहीं भूलना है आपको, राइट। मेन इंटेंशन आप याद रखो, क्या है कि आप टेक्निकल चीजों में इधर उधर घुस जाओगे ना तो आप कंसेप्ट को भूल जाओगे। आपको सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं, आपने इनडायरेक्ट को ऊपर लिख दिया तो पाप नहीं होगा आपका, लेकिन कोशिश करना है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपका जो भी और आ रहे हैं आइटम, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, रॉयल हायर चार्जेस, इनडायरेक्ट में रिपेयर मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन फैक्ट्री कॉस्ट। ध्यान रखो इनडायरेक्ट के लिए इस टाइप के कुछ आइटम रहेंगे कंसिस्टेंटली, रिपेयर मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन एंड फैक्ट्री कॉस्ट, बेसिक कोई भी। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बिकॉज उसको हटाने से लेके जो भी देने तक के जो भी और उसकी कॉस्ट लगेंगे उसको नेट करके जो पैसा मिलने वाला है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। ध्यान रखना, उसने बोला कि बाय प्रोडक्ट हमने इतने में सेल किया और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना लगा है, तो हम क्या लेंगे अमाउंट, बाय प्रोडक्ट से मिलने वाला पैसा लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लोजिंग WIP आएगा एंड लास्ट में आएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और वहां पास कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आएगा, सबसे पहला आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर किस चीज का ओपनिंग स्टॉक आता है, फिनिश गुड्स का, जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रहेगा। फिर नेक्स्ट आइटम आएगा टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। समझ में आ रही है बात, क्या इतना छोटा सा चेंज है। अब क्वेश्चन ने बोला है उसने और परचेस किया हुआ है फिनिश गुड्स को, तो आप उसको रॉ मटेरियल में मत घुसेड़ दो, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में फिर आएगा टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नीचे टू परचेसेस, ठीक है। अरे जरूर देगा, फिनिश गुड्स का स्पेसिफिकली इन केस वो परचेस कुछ दे रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आएगा। यदि उसने लिख दिया कि ये गुड्स जो परचेस कर रहा है वो क्या है, फिनिश गुड्स है, तो वो कहाँ आएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ओके, जरूरी नहीं है सब कुछ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब आपके सामने सब कुछ है, यहाँ पास आपने ध्यान से देखा नहीं है, यूनिट और अमाउंट में लिखा हुआ है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन स्टिल आप यूनिट एंड अमाउंट में लिखेंगे तो आगे चल के कैलकुलेशन करने में कुछ कुछ जगह थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। यहाँ क्या बोल रहा है, कितने यूनिट आपके आए हैं, और यहाँ पास इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है। ओके, तब भी आपको क्वेश्चन है, सिस्टम है, फॉर्मेट है, तो यू हैव टू फॉलो दैट। जब जब यूनिट आपको दे देगा तो आपको भी रॉ मटेरियल का कितना यूनिट आया यूनिट के साथ लिखा है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, यूनिट वहां लिख देनी है। वो बोल रहा है इतना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो गया, इतने यूनिट WIP में, तो यूनिट जब दिया है क्वेश्चन में तो लिखना कंपलसरी है, लेकिन उसका आप पूछोगे कैलकुलेशन में क्या काम है, खास कुछ कैलकुलेशन में काम नहीं रहेगा, कोई भी रेलेवेंस नहीं रहेगा। इसी तरह देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ, बताओ ओपनिंग WIP, तो क्या आएगा, वर्बली टू ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP देखो 10,000 यूनिट 12,000 बाय क्लोजिंग WIP, पहला आइटम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलोगे नहीं सर क्लोजिंग वाला आखिरी में था, ठीक है एक दो लाइन छोड़ के लिख देना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, परचेज। बताओ ये तीनों आइटम को पकड़ के क्या बनाओगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम। हायर चार्जेस ऑफ मशीन 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, एकदम डायरेक्ट, जितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं उतना हायर चार्जेस वो पे कर रहा है, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, जनरल है, आप स्पेसिफिक फैक्ट्री में नहीं लगा पा रहे हो, ये क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, तो जितने भी मैन्युफैक्चर्ड हो गए हैं
और मैन्युफैक्चर्ड यूनिट कितना लिखा है देखो लास्ट में 5 लाख यूनिट, उसके ऊपर 0.8 से लगा देंगे एंड 0.4 पर यूनिट क्लोजिंग WIP, तो मतलब 12,000 यूनिट दिया हुआ है तो 0.4 उसका लगा देंगे। अब ये दोनों डायरेक्ट वेजेस भी क्या है, डायरेक्टली अटैच टू द प्रोडक्ट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस लिख रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अंदर कुछ है क्या, कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग काउंट बनाना है 31 दिसंबर, देखो यूनिट का कुछ लिखा हुआ है, कोई रेलेवेंस है क्या, उसमें तो एक और एक्स्ट्रा बना दिया उसने वर्किंग नोट के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, समझ में आ रहा है। डरने की जरूरत है क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, इतना भी सेशन देख लेते हो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि एग्जाम में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा। तो अभी समझ लेते हैं, समझो नीचे एक ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, समझ लेते हैं। तो क्या करोगे बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो क्या आएगा यहाँ पास, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बस लिखने का है, कितना आ जाएगा 19 लाख, समझ आया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन आपको तो गुमराह किसी भी लेवल में किसी भी टॉपिक में कर सकता है, जबरदस्ती का पूरा ज्ञान आपका निकालेगा, इंग्लिश आपकी निकालेगी और वो आपका टेस्टिंग करेगा। तो जितने भी आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके रिगार्डिंग, तो यही चीज का टेस्टिंग आपके साथ होने वाला है। अब देखो जबरदस्ती का एक क्वेश्चन बनाया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको टेस्ट योर नॉलेज का सॉल्व करके जाना है। इसमें फिल इन द ब्लैंक है, इसमें से पहले कौन सा आइटम आइडेंटिफाई करना। इंस्टीट्यूट को फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का उसमें IQ लेवल टेस्ट कर रहा है वो, ओके। कितना आपको अंडरस्टैंडिंग है, फंडामेंटल जिसका जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, जो बेसिक मैं बताता हूं ना, पर्सनल रियल नॉमिनल, ये अकाउंट से ये बैलेंस आया, जिनको वो ज्यादा अच्छे से जम रहा है उनको फिल इन द ब्लैंक वाले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जम जाएंगे, ओके। इसके अलावा और इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। यहाँ पास भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, WIP के लिए ओपनिंग क्लोजिंग है, ये आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रॉ मटेरियल का आप क्या करोगे, परचेज है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, रिटर्न है, ये भी ले लोगे। लेकिन इनडायरेक्ट है तो उसको कहाँ ले जाएंगे अपन, इनडायरेक्ट मटेरियल में लेके जाएंगे, ये एक्सपेंसेस बन जाएगा। वेजेस डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में लिख लेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ मत लिखो, सब एक साथ लिख लो, आंसर विल रिमेन सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सिस्टम फॉलो कर लेना, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस फिर से ये कहाँ चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये खुद चीख चीख के लिख रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी का, तो डायरेक्ट में लिख लेने का। बाकी जितना रिपेयर डेप्रिसिएशन ये सब चीजें हैं वो कहाँ चले जाएगा, इनडायरेक्ट में। बाय प्रोडक्ट को सेलिंग प्राइस में कितना है 20,000, ये कहाँ चला जाएगा आपकी क्रेडिट साइड में। है कुछ डिफिकल्ट नहीं, इसके और भी क्वेश्चंस देखने होंगे। तो पास एग्जाम क्वेश्चंस के जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं कुछ नहीं छोड़ने का है, बिकॉज कंसिस्टेंटली मैंने ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से इंस्टीट्यूट को बहुत प्यार है, और स्टूडेंट पढ़ के नहीं जा रहा है या पढ़ के भी जा रहा है तो बहुत ज़्यादा भूल जाता है, या कि बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया है, तो उनको ऐसी चीज़ों में। और मेरा जो ओपिनियन है, नॉर्मल आपको कोई भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है, आप समझो, क्योंकि 10 और 5 के रेशियो में वो पूछ रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि बड़े बड़े फाइनल अकाउंट्स का अपन मस्त बैलेंस शीट टैली करेंगे, पता चला बैलेंस शीट तक पहुंच ही नहीं रहा है इंस्टीट्यूट, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछ रहा है और बैलेंस शीट है ही नहीं कहीं। सिर्फ एक ही केस में हो सकती है, जब वो 15 मार्क्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग एंड PNL और बैलेंस शीट पूछ रहे हैं तो ही होगा, समझ में आ रहा है। उसके चांसेस जो कि कम दिख रहे हैं अभी। लेकिन आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, फंडामेंटल जितना भी मैंने दोनों सेशन में बताया उतना भी देख लिया है, तो फाइनल अकाउंट्स मेरे को नहीं लगता है कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर कुछ भी बचा है, बिकॉज जो मैंने नहीं बताया है वो आप 11-12 से पूरा करते हुए आ रहे हो, ओके। जितने भी अटपटे उटपटांग टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैंने भी यहाँ भी दिखाया है, और आपको वो मटेरियल से जो मैंने दिया हुआ है उससे भी कवर करना है, ओके। बाकी जिसके पास जैसे नोट्स हैं वो कवर कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस सेशन, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट रिवीजन, टेक केयर, बाय बाय।